नेक्स्ट बेटा हम करेंगे जो हेलो एरीन्स के हमारे जो एक टाइप के रिएक्शंस थे वो तो थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हेलो एल्केन्स के जैसे थे, पर एक और हमारे रिएक्शंस होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के होते हैं जैसे कि बेंजीन। तो अब क्लोरोबेंजीन जितने भी हेलो एरीन हैं तो उन सब में बेंजीन वाला हिस्सा तो है ही। तो अब जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं वो कोई खाली हेलो एरीन के नहीं है, कोई भी अगर बेंजीन वाला कंपाउंड है तो सारे बेंजीन वाले कंपाउंड्स इन रिएक्शंस को शो करते हैं। तो ये रिएक्शन खाली तुम्हारे इसी में ही नहीं आएंगे हेलो एरीन में, आगे चल के हर यूनिट का जब हम लास्ट करेंगे तो जब भी हम बेंजीन वाला कोई भी कंपाउंड करेंगे, जैसे फिनॉल करेंगे अल्कोहल में, एनिसोल करेंगे ईथर्स में, बेंजोइक एसिड करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है, ऐसे ही हम एनिलीन करेंगे अमीन्स में। तो जब कभी भी बेंजीन वाला हम कोई कंपाउंड करेंगे तो ये 5 रिएक्शंस हम हर उसमें करने वाले हैं, ठीक है। जो 11th में भी तुमने बेंजीन के करे थे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन, ठीक है। तो इन 5 रिएक्शन को करने से पहले पर हम एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं 11th में जो हमने किया था कि जब कभी भी बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप हमारा अटैच हो जाता है, ठीक है, देखो अटैच होने वाला ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है, अटैच होने वाला ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं इसलिए मैंने आर लिखा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एनी एल्काइल ग्रुप, सारे एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। NO2 है, CHO है, CO है, COH है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी हमारी होती है कि अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन देखो, अगर देखो खाली बेंजीन पर मान लो मैं नाइट्रेशन रिएक्शन कर रही हूँ, ठीक है, ये वाली है कैटेगरी क्या है इसकी, जैसे जो हमने पहले किया था वो तो थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग के जो सबसे कॉमन रिएक्शन होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम कौन से करने जा रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पहले थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि बेंजीन के होते हैं बेसिकली। कि बेंजीन में देखो ऐसे ये H लगा रहता है, मैं खाली बेंजीन की बात करूं, अभी मैं क्लोरोबेंजीन को अगर लूं ही ना तो ये बेंजीन है, तो ये H हमारा कैसा होता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये अगर किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होगा, जैसे मैंने नाइट्रेशन कराई, नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही जब हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं तब होती है। नाइट्रेशन का जो रिएजेंट होता है नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, देखो ये मैंने नाइट्रिक एसिड को ही ऐसे करके लिखा हुआ है, HNO3 ही तो होता है, ठीक है। तो इसमें ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये कोई भी H इनमें से रिप्लेस हो जाएगा NO2 से और यहाँ नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो ये हमारा इसका सिंपल है, क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ये वाटर निकल गया, ये OH और ये H, ठीक है बेटा। तो ये एक मैंने सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा। जब नेगेटिव नेगेटिव से रिप्लेस होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव से हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन रिंग के रिएक्शन है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग पर अगर कोई ग्रुप लग जाता है, ऐसी बेंजीन है जिस पर ऑलरेडी कोई ग्रुप अटैच है, तो अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं है कि कहीं भी चला जाए। जब खाली बेंजीन थी ना बेटा तब कोई भी एक हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो जाएगा, बट अगर हमारा बेंजीन पर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, अब ऐसे समझो खाली घर था, मेहमान आकर किसी भी कमरे में रह लेगा, पर अगर उस घर में पहले से किसी कमरे में कोई रह रहा है, अब वो आने वाले को डायरेक्ट करेगा, यहाँ मत रहे तो वहां रहे उस वाले में है, अब वो आने वाले को डायरेक्ट करेगा कि आप तुम्हें कौन सी पोजीशन पर जाना है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप इन ए बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि आने वाले ग्रुप को कहां पर डायरेक्ट करना है, तो यहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ जा, कहाँ जाएगा, उसको कौन डायरेक्ट करेगा, कौन इंस्ट्रक्शंस देगा, जो ग्रुप पहले से ही रिंग में प्रेजेंट, ठीक है। इसको हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप कहते हैं ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन रिंग। समझ में आई बेटा बात। अब देखो वहां इस हिसाब से हमारी 3 कैटेगरी बनती है कि 3 जगह जा सकते हैं, बेसिकली जाते हैं हमारे 2 ही जगह हैं, पर हमारी कैटेगरी 3 बनती है। कैसे कैसे बनती है, एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, आने वाले ग्रुप को हमेशा भेजते हैं
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अभी मैं बताती हूँ क्यों। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स को हम हमेशा क्या कहते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड, देखो मैं अलग यहाँ पर लिखती चलती हूँ, अभी एक चीज मैं मिटा दूं क्योंकि इसमें सिर्फ मेन बात को पकड़ना है। नोट्स में मैंने एकदम ब्रीफ में लिख दिया है इसको, रीजन भी आ जाता है बेटा पेपर में, जबकि ये सिलेबस टॉपिक में नहीं है, 11th में हो जाता है, बट स्टिल वो पूछ लेते हैं उस ग्रुप ने हाँ क्यों भेजा। ठीक है, तो देखो बेटा हमारी ऐसी 3 कैटेगरी बनती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो आने वाले को हमेशा कहाँ पर डायरेक्ट करेगा? जैसे कि आर लगा हुआ है कोई, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे आर तो लगा ही रहेगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पर बॉन्ड में एक मतलब ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा और एक हमारा पैरा वाला, और ज्यादातर पैरा वाला ज्यादा अमाउंट में बनता है क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये ऐसे करता है, क्यों करता है इसको भी अभी हम देखने वाले हैं। तो पहले वही देख लेते हैं। देखो बेटा जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, मान लो OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अब मैं दोबारा स्ट्रक्चर दोबारा बनाने की मूड में नहीं हूँ, अभी हमने करा ली था, बेल भी होने वाली है। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन घुमाए थे अभी हमने क्लोरोबेंजीन में, ठीक है, तो याद करो बेटा जब इलेक्ट्रॉन हमारे घूमते हैं ऐसे लोन पेयर सेम है बिल्कुल वो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यान करो बेटा कि यहाँ पर ऐसे नेगेटिव चार्ज आया था, चलो मैं जल्दी जल्दी से बना देती हूँ। फिर देखो यहाँ पर आया था, ये बॉन्ड टूटी थी, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बना था? इधर नेगेटिव आएगा और इधर OH पॉजिटिव, फिर ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये टूटेगा, तो अगला हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इधर नेगेटिव और यहाँ OH पॉजिटिव, फिर ये बनाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगी और नेक्स्ट ये बनेगा। ठीक है बेटा, ये 2 ही रहेंगे ना ऑक्सीजन। तो अब तुम यहाँ देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसने ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या किया? उसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। अब सोचो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेशीज। वो कहाँ पर जाकर बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? जहां उसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिखेगा। देखो बेटा मेटा पोजीशन पर तो उसको बिल्कुल भी नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, ही नहीं कोई भी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर, तो इसलिए आने वाला हमेशा कहाँ बॉन्ड बनाएगा? ऑर्थो और पैरा पर बनाएगा। सोच के देखो खाली बेंजीन के कंपैरिजन में हमारा फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव होगा कि बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? फिनॉल, क्योंकि खाली बेंजीन पे तो सब पर ही डेल्टा नेगेटिव था, पार्शियल नेगेटिव था, पर इसने आकर 3 पोजीशन पर पूरा नेगेटिव क्रिएट करा दिया, तो वो इस पर जल्दी रिएक्ट करना पसंद करेगा क्योंकि उसको ज्यादा डेंसिटी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स की। समझ रहे हो बेटा? इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बेटा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों? इन्होंने रिंग को एक्टिवेट कर दिया, ज्यादा और रिएक्टिव बना दिया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे बनाया इन्होंने ज्यादा रिएक्टिव? एक तो इन्होंने प्लस आई इफेक्ट किया, दे रहे हैं, है ना, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं, तो ये रिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं? एक तो प्लस आई इफेक्ट करते हैं, फिर रेजोनेंस भी तो हुई इनकी वजह से। भाई अगर ये फिनॉल ना होता तो बेंजीन की तो खाली 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, अब प्लस आर इफेक्ट भी किया, रेजोनेंस के थ्रू भी तो ये इलेक्ट्रॉन दे ही रही हैं, सिग्मा बॉन्ड से भी ये दे रही हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन को घुमा घुमा कर भी इलेक्ट्रॉन देने का ही काम कर रहे हैं, तो इनका रेजोनेंस इफेक्ट भी प्लस आर है और इंडक्टिव इफेक्ट भी प्लस आर है। तो प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट करके इन्होंने रिंग को एक्टिवेट करा, इसलिए हम इनको एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से कहते हैं। समझ में आई बेटा बात? दे आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सिंपल रीजन, ड्यू टू प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट, बस कुछ नहीं लिखना हो। समझ में आ रही बेटा बात? अब अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देखें, जैसे मान लो NO2 ही होता, क्या करता? वो तो खींचता उल्टा इलेक्ट्रॉन को, है ना, वो तो खींचेगा। अब जब खींचेगा तो उन्हीं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा? उल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना बेटा, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा लगा हुआ हो तो वो बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, कि वो तो खींच रहा है रिंग से,
तो सोचो बेंजीन के कंपैरेटिवली उसने तो उल्टा रिएक्टिविटी को कम कर दिया, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। और अब तुम ये बताओ, अब क्या आने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा, मेटा पर जाएगा, क्योंकि जहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव खुद पॉजिटिव पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, अब वहां चला जाएगा जहां डेल्टा नेगेटिव है। तो इसलिए वो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा -I कर रहे हैं और -R कर रहे हैं, एकदम अपोजिट। अब एक हमारा एक्सेप्शनल केस होता है और वो हेलोजन ही होते हैं, और हम हेलोजन वाला ही कर रहे हैं। हेलोअरीन्स आर एक्सेप्शनल केसेस। हेलोअरीन्स में अब देखो यहाँ पर क्या था हमारा, क्लोरीन। कैसे है ये भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हेलोजन की, तो जो हमारे हेलोजन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। हेलोजन की जो अलग कैटेगरी है, हेलोजन्स कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये रंगों को डीएक्टिवेट तो करेंगे, ये डीएक्टिवेट ही करते हैं। कंपैरेटिवली बेंजीन के ये इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट ये हमेशा कैसा करेंगे, -I खींचेंगे। अब ये दोगले हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके पास पर लोन पेयर के थ्रू तो ये देंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ नेगेटिव चार्ज ही क्रिएट करेंगे भी ये, समझ रहे बेटा। इनका रेजोनेंस इफेक्ट +R रहेगा, रेजोनेंस इफेक्ट कैसा रहेगा, +R, पर इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा, -I। अब ये क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं। अब सिग्मा बॉन्ड से ये ज्यादा खींच रहे हैं बजाय कि जितना रेजोनेंस करके दे रहे हैं, क्योंकि इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है नेगेटिव पॉजिटिव वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, समझ रहे हो। तो ओवरऑल इन्होंने जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई उससे ज्यादा इन्होंने कम कर दी, तो ये होते तो डीएक्टिवेटिंग हैं, पर ये होते ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि चाहे थोड़े टाइम के लिए क्रिएट किया पर इन्होंने ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो करेगा ऑर्थो और पैरा पर ही बॉन्ड बनाएगा, पर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज कंपेयर टू बेंजीन, समझ रहे हो। तो दे आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ -I एंड +R, ठीक है बेटा। तो ये 3 कैटेगरी थी हमारी, तो ये बिल्कुल ब्रीफ में मैंने इसमें लिखा है। रिएक्शंस हमारे 5 तुम्हें पता होने चाहिए, अच्छे से याद कर लो बेटा, क्योंकि हर यूनिट में ये आएंगे। फटाफट से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है बेटा। ये 5 तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। अब घर से बेटा तुम क्या क्या लिखोगे उतना ही करो, क्योंकि अभी तुमने हेलोअरीन की प्रिपरेशन के नहीं लिखे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लिए थे लिखकर, ठीक है। तो हेलोअरीन की प्रिपरेशन SN1 SN2, ठीक है, इनको घर पे लिख कर देख लेना, और कल ये 5 ही खाली लिख कर दिखा देना। ये 5 तो छोटे से हैं एकदम, ये जो 5 है ना हमारे बेटा, हेलो ये जो अभी कराने जा रही हूँ 5 रिएक्शंस, इनको कर लिख कर दिखाओ। एक एलिमिनेशन रिएक्शन को लिख कर दिखा दो, वो तो एक ही है, ठीक है ना बेटा। और एक जो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था जो अभी आज ही किया है हेलोएरीन का, 3 अलग अलग में किया है ना हमने, कि एक तो खाली कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, एक जिसमें ऑर्थो और पैरा पर आ गया NO2, और एक जिसमें ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पर आ गया, 3 करे थे ना, ठीक है। वो एक जैसे से ही है, समझ में आ रही बेटा बात, उनको कर लो। और एक देखो ये एकदम आसान है, सिंपल, याद रखो बेशक हमेशा बेटा। देखो ऐसे ही तुम्हें हर यूनिट में करने हैं। हेलोजिनेशन इसका कैसे होता है, हेलोजन को डाल दो। अब भाई तुमने यहाँ क्लोरीन है, जो भी यहाँ लिखोगे तुम Br2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई भी दूसरा हेलोजन भी लिख सकते हो। पर ये देखो 3 में ध्यान रखना, एक तो हमारा हेलोजिनेशन, ठीक है, एक हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ऐसे ना कॉमन याद रखो बेटा, इन तीनों में ही हमारा अनहाइड्रस AlCl3 आता है, ठीक है। अनहाइड्रस AlCl3 लिख दो, अनहाइड्रस FeCl3 लिख दो, कोई भी लविश एसिड आएगा बेसिकली, ठीक है बेटा, क्योंकि वो यहाँ पर इसको कैरी करके लेके जाएगा हेलोजन को, ऐसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल को कैरी करके लेके जाएगा। तो ऐसे कॉमन याद रखना है, इन तीनों में हमें इस कैटलिस्ट को जरूर लिखना है। अब बाकी इनके कॉमन, इनके एक एक रिएजेंट है, पकड़ लो,
हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट होगा। नाइट्रेशन का कॉमन रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और सल्फोनेशन का रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4 खाली। कोई बैलेंसिंग का ध्यान नहीं रखना तुम्हें, इसमें कोई बैलेंसिंग की नीड नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पर एल्काइलेशन हम हमेशा कराते हैं बेटा एक एल्काइल हैलाइड से ही। कोई भी हलो अल्कीन लेंगे हम, कोई ले लो, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है काजल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, एल्काइल हैलाइड इसका रिएजेंट है, ठीक है। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे देखो, मैं उसमें भी डालूंगी, असाइनमेंट में भी हम डाल सकते हैं, ऑप्शनल आ जाते हैं तुम्हारे कि कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और वो तुम्हें बदल बदल के 4 ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। एसाइलेशन हम 2 रिएजेंट से करते हैं। हम यहाँ पर कोई एसिड क्लोराइड ले सकते हैं या और, ठीक है, हम एसिड अनहाइड्राइड ले सकते हैं। देखो एसिड अनहाइड्राइड क्या होते हैं, देखो इस तरीके से हम एसिड अनहाइड्राइड को बनाते हैं, ठीक है। ये उल्टा बना देते, छोटा करके लिख देते हैं, देखो यहाँ जगह भी कम है, ऐसे करके, मतलब 2 CH3CO ग्रुप होते हैं कोने में, बीच में O होता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने ब्रीफ में करके लिख दिया है, तो इसको लिखो या इसको लिखो, किसी एक को लिख सकते हो। देखो बेटा जैसे R हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। ऐसे हमारा OR, सॉरी OR नहीं, COR, ठीक है। R तो होता है एल्काइल ग्रुप और COR हमारा होता है एसाइल ग्रुप। COR क्या होता है? COR एसाइल ग्रुप। जब एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा तो एल्काइलेशन, जब एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा तो एसाइलेशन, ठीक है। अब देखो बस यहाँ जल्दी से मैं बनाऊं, देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन एक ऑर्थो वाला बना लो और एक क्लोरोबेंजीन पैरा वाला। ऐसे नाइट्रेशन में क्या आ जाएगा हमारा? Cl को नहीं छोड़ना है, ठीक है। NO2 ही ऑर्थो पर आ जाएगा और NO2 ही हमारा पैरा पर आ जाएगा। ऐसे सल्फोनेशन में हमारा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आता है? SO3H ऑर्थो पर आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा पैरा पर, ठीक है। एल्काइलेशन में हमारा CH3 ग्रुप आ जाएगा ऑर्थो पर और पैरा पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और एसाइलेशन में हमारा देखो कौन सा आ जाएगा? बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन कौन सा ग्रुप आएगा? देखो COCH3, ठीक है, COCH3। ऐसे यहाँ पर CO, कुछ देखो बेटा यहाँ पर COCH3। साइड प्रोडक्ट भी अगर देखो लिखना चाहो तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? HCl। देखो यहाँ से तो H ही जाएगा, तो यहाँ जो भी छूटा उसके साथ H लगा दो। यहाँ भी हमारा इसका OH छूटा था ना, तो यहाँ पर प्लस H2, यहाँ भी OH ही छूटता है H2O। यहाँ पर हमारा देखो ये Br और H जाएगा तो HBr निकल जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखो तो भाई ये निकला तो इधर तो HCl निकलेगा, अगर इसको लेंगे तो HCl निकलेगा। और अगर हम अनहाइड्राइड लेंगे तो देखो CH3CO गया, फिर CH3COO बचा, एक CH3CO गया ना, फिर CH3CO और हमारा ये 2 O बचे हमारे, समझ रहे ना बेटा। एक CH3CO तो ये CH3CO है, सॉरी ये 2 O यहाँ में आएंगे, एक O ये बाहर वाला जाएगा। एक CH3CO तो इसने ले लिया, दूसरा CH3CO बचा और एक O बचा और H आएगा तो एसिटिक एसिड बाहर निकलेगी, ठीक है। तो प्लस CH3COOH, तो एसिड बाहर निकलेगी अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अनहाइड्राइड को यूज करके कराते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हलोअरीन्स।